अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में बरकरार है। अपोजिशन जमातें वज़ीर आज़म साहब से इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं, जबकि वज़ीर आज़म साहब ने कैटेगोरिकली बता दिया है एज पर द लॉ अगर हम बात करते हैं किसी भी लेजिस्लेशन की, अगर वो बनती है तो उसको एक कंप्लीट प्रोसेस चाहिए होता है, एक ड्यू प्रोसेस चाहिए होता है उसको दोबारा से रिवोक करने का। इसी तरीके से अगर एक इलेक्टेड हुकूमत है तो उसको किस तरीके से जो है खत्म किया जाता है, बहुत बड़ा सवाल है, अहम सवाल। इस पर अपोजिशन की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग रिबटल नहीं आया कि किस मैकेनिज्म के थ्रू वो इतनी बड़ी बात करें कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो घर चले जाएंगे, पीटीआई की हुकूमत को गिरा दिया जाएगा, जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब की जो बातचीत हो रही है उस पर भी हम बैक टू बैक स्टेटमेंट सुन रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक तो क्वेश्चन मार्क यही बहुत ओपन है कि एक कन्विक्टेड बंदा बाहर बैठा हुआ है अपने इलाज के लिए, उसके बाद वो स्पीचेस कर रहा है बैक टू बैक, स्टेट की रिट किधर है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक सवाल है कि उनकी रिट कायम नहीं है स्टेट के ऊपर? अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी ने उनको जाने नहीं दिया तो फिर क्या जुडिशल बॉडी इसके ऊपर क्वेश्चनेबल है? और अगर जुडिशल बॉडी क्वेश्चनेबल है तो इस पर ऑपोजिशन जमातों का क्या रोल रहा? इतने सालों में जब उनको इक्तदार का मौका मिला कैसे उन्होंने जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं किए? और आज अगर हम आजाद अदलिया की बात करते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि एक पिलर दूसरे पिलर में जो है इन्वॉल्वमेंट करता है, हालांकि आइन ने ये कैटेगोरिकली कहा है कि एक पिलर दूसरे पिलर में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, एग्जीक्यूटिव बॉडी का अपना डोमेन है जबकि जुडिशल पावर्स डिफरेंट है। तो फिर क्यों हमारे मुल्क में जब एक बॉडी से सवाल किया जाता है दूसरी बॉडी के ऊपर वो सवाल रेज हो जाता है और ये ब्लेम गेम चलता रहता है? यही जो है इस वक्त ब्लेम गेम जो है कंटिन्यूड है। इसमें ऑपोजिशन जमातों ने जो है जो एक एडवाइस भी दिया है कि कौन वज़ीर आज़म बन सकता है, इस पर भी बात हो रही है। और बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स उसमें ये आ रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स के ऊपर है। बात करेंगे मजीद कि कैटेगोरिकली इस तरह कैसे पॉसिबल है, वज़ीर आज़म साहब को किस तरीके से घर भेजा जाएगा, क्या वो टेन्योर मुकम्मल करेंगे? और अगर घर भेजा जाएगा तो फिर लास्ट टेन्योर में जो अपोजिशन जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके जलसे और जितनी भी उनका प्रोटेस्ट वो काफी स्ट्रांग था, तो उन्होंने तो उनको घर नहीं भेजा। जब वो घर गए तो वो कैसे घर गए? पैनामा लीक्स में हमने देखा और बहुत सारी उनके ऊपर जो रेफरेंसेस थे। और एसेट बियॉन्ड इनकम की अगर हम बात कर लें, सागदार साहब कन्विक्टेड, जो कन्विक्टेड नहीं बल्कि वो एब्सकॉन्डर जो है वो बाहर बैठे हुए हैं। फिर बहुत सारे सवालात जो हैं इसमें आते हैं, ना सिर्फ इस वक्त की दौरे हुकूमत बल्कि तमाम तर पोलिटिकल पार्टीज जिन्होंने इक्तदार के मजे लूटे वो तमाम तर क्वेश्चनेबल हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सबसे पहले जाहिद अवान साहब, चेयरमैन पीएमए हैं, उनसे बात करेंगे प्रोग्राम में ओवरऑल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर भी उनसे तज्जिया लेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुल मोहम्मद रिन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और कादिर खान मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप सबको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। सबसे पहले जाहिद अवान साहब, मैं आपसे बात करूंगी, ये जो इस्तीफों की धमकी है इसके ऊपर, ये इस्तीफों की धमकी जो है ये कितनी प्रोडक्टिव दिखाई देती है? वाकई इससे कितना कुछ हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पिछली बार भी मौलाना साहब निकले थे तो एक मकसद से निकले थे और किसी के कहने पे और मशावरत से निकले थे। फिर वो उनका वो मकसद जो है वो कामयाब होता रहा और हो गया। वो नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देने में जिस मकसद से निकले थे वो कामयाब हो गए। खान साहब जबकि उस वक्त भी नहीं मान रहे थे, अड़े हुए थे अंदर कि भाई मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा और मैं ये रिलीफ नहीं दूंगा वरना मेरा पॉलिटिकल कैरियर तबाह हो जाएगा, जो वो स्लोगन था उनका क़यादत में आने से पहले खड़े होकर धरनों में। तो वो तो एक मकसद था, पूरा हो गया। उसके बाद ठंडी हो गए मामलात, मरियम नवाज की बात आई, उस पर खान साहब दोबारा अंदर की बातें हैं कि अड़ गए कि अब मैं अपनी सीट छोड़ने को तैयार हूँ, मजीद मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अब ये जो दोबारा निकली है पीडीएम इकट्ठी होके सारे बंदे निकले हैं पास्ट में जो गवर्नमेंटों में थे और इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे हैं। अब मौलाना साहब ने लास्ट टाइम जो मौलाना साहब का फेलियर था, अब मौलाना साहब नवाज शरीफ साहब से सारा कुछ तय करके मामलात आगे बढ़े हैं और कि इस्तीफे दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। तो इस पे हामी भरी गई है पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और यहाँ से भी जो आपको दिखते हुए नजर आ रहे हैं इस दफा इस्तीफों की तरफ बल्कि जाना शुरू हो गए लोग। ठीक है, लेकिन इस्तीफों की अगर हम बात करें तो नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस्तीफे जो है सबमिट कर दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें जहाँ पे वो तजवीज़ दे रहे हैं तो उसमें खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रिप्रेजेंटेटिव क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे? देखें, मुस्लिम लीग हर
पार्टी में भी कुछ मामलात, कुछ दरारें होती हैं, सबका जहन एक जैसा नहीं होता, राय एक जैसी नहीं होती। पास्ट में भी आपने देखा है, मुस्लिम लीग नून हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, पीपल्स पार्टी के बयानात दूसरे लीडरों के, रहनुमाओं के और होते हैं। जब सीनियर रहनुमा उनके और जिनको नॉलेज है, जिनको टेक्निकली एक पॉलिटिक्स की भी अपना नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और लीगल भी, एतजाज हसन साहब, उनके बयानात और दीगर जो पीपल्स पार्टी के भी लोग होते हैं रहनुमा, उनके बयानात में फ़र्क होता है। इसी तरह मुस्लिम लीग में भी बहुत से रहनुमा है जो बड़ा इस पार्टी में कुर्बानी दे के आज तक आए हैं, जिनके ख्यालात इस चीज़ को बयानिए के साथ एक्सेप्ट नहीं करते, वो उस नवाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ नहीं चलना चाहते। ये तो पास्ट में भी आप देख लें और अब भी देख लें, मरियम नवाज का जो बयान खुलेआम उसने दिया है, मरियम नवाज ने, कि अगर जो हमारी पार्टी के MNAs MPs हमारे कहने पे इस्तीफा नहीं देंगे तो उनके घरों का घेराव किया जाए। तो ये बदमाशी हुई ना, तो ये थ्रेट है ना। ये देखिए, थ्रेट तो नून लीग का तो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना, कि वो उस तक तो एक चंद बंदों की पार्टी थी जो बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के रिलेटिव्स या खास बंदे थे, उन्हीं में उनके गिर्द घूमती थी। काम MNA वजीर तो मिल भी नहीं पाता था। गुल मोहम्मद रिन साहब, आप क्या समझते हैं, इस्तीफों का मुतालबा जो है अपोजिशन जमातें अपने ही रिप्रेजेंटेटिव से कर रही हैं और ये क्लियर भी कर दिया है कि सबमिशन किधर होगी इस्तीफों की। अगर सबमिशन की बात आती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ऐवान साहब की एक बात से कहानी क्लियर हो रही है कि इन्होंने कहा कि पहला जो धरना हुआ था मौलाना का, वो नवाज शरीफ के रिलीफ के लिए था, जो उसको मेडिकल रिलीफ मिल गया। इससे तो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू खान साहब का और PTI का क्लियर है कि इनका कोई नेशनल एजेंडा नहीं है, इनका एक ज़ाती एजेंडा है कि नवाज शरीफ को, जरदारी को NRO मिले, इनके केसेस ख़त्म हो और इनने जो लूटा खाया पिया वो हजम करें। और अब भी कह रहे हैं कि जो दूसरा धरना होगा वो भी नवाज शरीफ के लिए उसके सपोर्ट में। ये तो सिर्फ दैट इज क्लियर कि ये पर्सनल इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिट किधर है हुकूमत की? क्योंकि अगर हुकूमत की रिट कायम होती है तो वो कोई भी गलत काम होने से उसको रोकती है। वो बाहर गए ही क्यों? देखिए, मैं आपको, यस, उसमें आपने मेडिकल रिपोर्ट्स, उसको वो लंबी कहानी है, आज के हालात में जा रहे हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि जो 11-12 पार्टियां मिली हैं, इनका स्लोगन क्या है, नारा क्या है? जो बलूचिस्तान से 2 आदमी आए हैं, मैंगल साहब और वो दूसरे जो हैं अचकजई साहब, वो तो अलग बलूचिस्तान मांग रहे हैं। वो तो आपके पेशावर और मुल्तान के जलसे में आपने कहा कि हमें अलग करो, हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान इस्लाम चाह रहे हैं कि काजी ख़त्म हो, सुप्रीम कोर्ट ख़त्म हो, उनका वो पुराना कोर्ट सिस्टम आ जाए, फिर आपको भी दुपट्टा पहनना पड़ेगा, इस तरह आप हमारे साथ नहीं बैठ सकती अगर मौलाना का हुकूमत आई। और पीपल्स पार्टी टोटली सोशलिज्म, रोटी कपड़ा मकान जी, उनका एक नारा है। और नून वो पंजाब बचाओ। मेरा आपसे अभी तो भाई का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने नहीं सुना है कि नेशनल कॉज के लिए जब आप निकलते हैं ना, आपका कोई एम होता है, कोई टारगेट होता है। ठीक है, ये तो क्लियर है ना कि नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट है। आप ये कह रहे हैं कि वो भी कुछ और मामला थे जिधर वजीर आजम साहब ने या फिर जो फेडरल गवर्नमेंट है वो रोक ना सकी नवाज शरीफ साहब को जाने से। लेकिन यहाँ पे सवाल अनएड्रेस्ड ये रह जाता है कि अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी ना जाने देती तो वो नहीं जा सकते थे। दूसरी बात, यहाँ पे आप लोग सवाल ये रेज करते हैं कि जुडिशल जो ये एक जुडिशल डोमेन था, क्योंकि कोर्ट की तरफ से जो है वर्डिक्ट आया और वो गए, लेकिन कोर्ट कहती है कि ये तो एग्जीक्यूटिव डोमेन था। देखें, वो एक टाइम पीरियड के लिए गए, देखें, लेकिन किधर है ना वो अब, और उसके जो प्लेट्स नीचे ऊपर हो रहे थे, क्या प्लेटलेट्स तो ठीक है, वो प्लेटलेट्स अगर ऊपर नीचे हो रहे, बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता। वो हालत जो इतनी बुरी हो जाती है उस वक्त। अच्छा, मैं आपको नून के नवाज शरीफ के मेडिकल कहानी पे आजकल इश्तियाक बेग साहब, अल्लाह उनको सेहतियाबी अता फरमाए, उनके भी जो है प्लेटलेट्स गिरे हैं। आपने उनको देखा है कि कितनी उनकी हालत खराब हो गई है और वो चुस्कियां ले रहे हैं और बैठ के चाय पी रहे हैं। आज की बात आपने इस्तीफाओं की, यहाँ मैं आपको बताऊं, इनकी इस्तीफा हैं 2 पार्टियों के पास MP में, औरों के पास हैं का, नून के पास है, पीपल्स पार्टी, मौलाना के पास तो उसका सिर्फ भाई है और एक MNA और है, दूसरे के पास कौन सा MNA? मैं ये कह रहा हूँ कि एक आइन होता है मुल्क को चलाने के लिए, एक सिस्टम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें इलेक्शन के बाद के टाइम फिक्स है, भाई 5 साल के लिए ये हुकूमत रहेगी।
12 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है यहाँ पे, यहाँ तक वो छोड़ने को भी तैयार नहीं है, इस्तीफा देने को भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे। क्या जो इस्तीफों की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी विलिंग नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स नहीं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि हम विलिंग होंगे अगर हमारी लीडरशिप 31 को पता चलेगा मैडम, 31 को पता चलेगा। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि 2 पार्टियों के पास MPAB है, एक के पास हुकूमत है, दूसरे के अच्छे खासे वहाँ पे अक्सरियत है। नवाज शरीफ को अगर जेल से छुड़ाना ही है तो भाई मियां साहब को बोलो अपने पैसे दे दो, आओ पाकिस्तान घूमो खाओ पियो। तो कौन बोलेगा? हमने बोला है जी, हमने तो ब्रिटिश हुकूमत को लिखा है। देखिए आप तारीख करेक्ट करें, ब्रिटिश हुकूमत को लिखा है। इमरान खान ने कहा अगर मुझे खुद भी जाना पड़ा नवाज शरीफ को लेने के लिए मैं खुद जाऊंगा। ये होती है कौन सी। और जो इसहाक डार साहब एब्सकॉन्डर जिन्होंने इंजीनियरिंग की, पूरी फाइनेंस में करप्शन की इंजीनियरिंग उन्होंने की, वो बैठे हुए हैं बाहर। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं सिर्फ 2 इश्यूज हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, एक अच्छा शहरी बन के रहे, हम उसकी कदर करेंगे, इज्जत करेंगे, जो पाकिस्तान का पैसा लेके गया है वो वापस करें। जरदारी साहब है, ये डेली मेडिकल का ड्रामा हो रहा है, उसको छोड़ दें, आए कौम के सामने बोले जी ये मेरे पैसे, वो इमरान खान या PTI अपने घर तो नहीं ले जाएगी। ठीक है, कौम की जिस तरह एक मिनट में जिस तरह बहरिया के पैसे, ये जमीन किसने दी थी बहरिया को? पीपल्स पार्टी ने दी थी ना। फिर कितने सुप्रीम कोर्ट ने बिलियन उनसे वापस लिए, तो वो नेशनल अकाउंट में चले गए ना, पाकिस्तान की हुकूमत को मिले। ये भी दोनों पैसे दे दें, हम पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करेंगे, दोनों की हम बड़ी इज्जत करेंगे। ठीक है, कादिर खान मंदोखेल साहब, इस्तीफों की बात हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या सराहियां हो रही हैं कि आप लोग इस्तीफे नहीं देंगे? सेकेंडली हम बात करें अगर नवाज शरीफ साहब की, तो उनकी लीडरशिप में से लोग क्यों इस्तीफे नहीं दे रहे? एग्जाम्पल तो सेट करनी होगी ना, जब इस्तीफे देना है तो वो एटलीस्ट उनके रिप्रेजेंटेटिव इस्तीफे दे दें। बहुत शुक्रिया अलविना, बड़ी लंबी दास्तान उन्होंने सुना दी है, मुझे जवाब देने में थोड़ा टाइम चाहिए। पहली बात तो आपका सवाल के इस्तीफे तो आना शुरू हो गए, पीपल्स पार्टी के मेंबरान की भी और नून लीग की। कितनों के आए हैं? अभी 31 तक टाइम में आज आ गई अच्छी खासी 5-7 की तो नून लीग का मैंने देखा। नंबर्स दे दीजिए। ठीक है, 100% आ जाएंगे, अब तो पहला दिन है। ठीक है, ठीक है, अभी ये गिरना, अभी तो 31 तारीख है ना, अब एक दिन में क्यों जमा करे? सवाल ये है जब एक कमिटमेंट हो गई तो इस्तीफे आ जाएंगे। अच्छा, अगर इस्तीफे अगर मंदोखेल साहब इस्तीफे देकर क्या वापस ले जा सकते हैं कानूनी तौर पर? आपने मौलाना फजल रहमान साहब को बयान, अगर स्पीकर अप्रूव ना करे साहब, अगर स्पीकर अप्रूव ना करे, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हम इनकी तरह चार्ट के वापस नहीं लेंगे जो उन्होंने दी थी और चार्ट के वापस लिए। नंबर 1 बात, ठीक है। नंबर 2 बात ये है कि ये सारी चीज़ें हो गई। मैं दोनों हजरात का, जाहिद अवान साहब का और रिन साहब का, जो उन्होंने कहा कि मौलाना ने जो तहरीक चलाई नवाज शरीफ को फ़ायदा हो गया। फ़ायदा किसने दिया? आपने भी सवाल किया, फ़ायदा तो नहीं दिया। अगर फ़ायदा दिया है, मैं नहीं कहता हूँ फ़ायदा दिया है, अगर फ़ायदा मौलाना की तहरीक से चला है तो फ़ायदा देने वाले कौन है? सेलेक्टेड या सेलेक्टर? या खुद ही बता दे। नंबर 1 बात, नवाज शरीफ साहब को अगर फायदा हुआ है, मैं नहीं समझता कि उसको फायदा हुआ है मेडिकल ग्राउंड पे। और मेडिकल भी किसने बनाया? टाइम तो बाहर है ना, सजा ना सजा काटेंगे, नाम की सजा है। हाँ, फायदा तो हो गया ना। आप मुझे बताओ, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला था नवाज शरीफ की जाने के बाद, जब भी इमरान खान साहब ने बयान दिया था कि मैं खुद जाऊंगा नवाज शरीफ को लेने के लिए, तो सोशल मीडिया भी ये खबर आ गई कि नवाज शरीफ को लेने जरूर इमरान खान साहब जाए, वापसी भी दुबई से जनरल मुशर्रफ को भी लेते आना। अच्छा। वो भी सजा याफ्ता है। अच्छा। ये भी तो पता है ना उसको, सजा याफ्ता है ना। तो दुबई से उसमें फर्दर डेवलपमेंट्स भी तो क्या होगी? अच्छा। वो अदालत को जड़ से उखाड़ दी, वो डेवलपमेंट। अच्छा। ठीक है ना, कहाँ अदालत हमारी आजाद? मैं बेसते कानून के तालिब कहता हूँ अदालत आजाद नहीं है, मुझे बुला ले, मैं एक केस में साबित करूंगा आजाद का है। ठीक है, लेकिन जिस अदालत ने विद ड्यू रिस्पेक्ट जुडिशियल रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है, और जो जिस तरीके से काम हमारी कोर्ट्स में हो रहा है विद ड्यू रिस्पेक्ट उसको भी जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। जिधर उनको जहां पे उनके पास कंप्लीट राइट है वहां पे भी तो ठीक से एक्सरसाइज नहीं हो रहा। बिल्कुल होना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूं कि एंटी टेररिज्म एक्ट के जो कानून है, जिसमें एक मुकदमा एक वक्त में चल से, आप भी वकील अच्छी तरह जानते हो, वो 1500 मुकदमा चल रहे, यहाँ 600 अदालतें क्यों नहीं है? हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट की 40 जजेज है, 200 क्यों नहीं है? तनख्वाह तो गवर्नमेंट ही देना है। सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेज है, 100 क्यों नहीं है? 200 क्यों नहीं है? 18 लाख केसेस पेंडिंग नहीं होते। लेकिन अब क्या है, अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है, नोटिस मुझे तो आना ही है, आपको भी आएगा, ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ अदलिया आजाद नहीं है जी। ना इस मुल्क में जमहूरियत है, ना इस मुल्क में अदलिया आजाद है। मैं इतनी अल्फाज में कहूंगा, आगे जिसने तफसील से जाना है। दूसरी बात, रिन साहब ने एक बात की कि बैरियर टाउन को जमीन सिंध हुकूमत ने दी है। रेगुलाइज किसने किया?
सुप्रीम कोर्ट ने। बनी गाला का महल रेगुलाई किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने। इमरान खान साहब की बहनों का 17 अरब रुपए रेगुलाइज किसने किया? एफबीआर ने। ये सारी चीजें, ये एनआरओ को जो ड्रामा मचा रहा है ना, ये एनआरओ तो देते आ रहा है। अभी खुद ही दोनों हजरात ने कहा, हालांकि उसका पार्टी हुकूमत से नहीं है, उन्होंने कहा कि तहरीक के मौलाना फजल रहमान के तहरीक से नवाज शरीफ को फायदा हुआ, तो फायदा देने वाला कौन? ये लोग। अगर हुआ है, मैं नहीं समझता हुआ है, ये खुद जो फायदा कह रहे, ये भी तो फायदा ही है ना। मंदोखेल साहब बाहर बैठे हुए हैं, किसने दिया है? जाने किसने दिया? सजा से आपने एक बात की, उन्होंने कहा, अदालत ने टोटली इसमें कहा कि ये हमारे ऊपर न डाले, आप खुद करें। ये काबीना ने अप्रूव किए, और ये भी काबीना की जो अंदर की खबर ये लेकिन बता रहे हैं कि इमरान खान साहब है ना, हुकूमत ने बार बार ये भी कहा कि जब भी उनकी रिपोर्ट्स आई, इस पर फिर ये भी बवाल खड़ा होता है कि ये तो बड़े जालिम है, बाहर नहीं जाने दे रहे, फिर उसको भी पॉलिटिकली कैश किया जाता है। देखो जो भी, देखो ये सारी अगर मगर को छोड़ी, इजाजत किसने दी है? काबीना ने। काबीना को हेड कौन कौन रहा है? इमरान खान साहब। ये चीज सामने, ठीक है। एक और सवाल भी, इसका भी जवाब दे दीजिए मंदोखेल साहब। आप लोगों ने जब हुकूमत आप लोगों ने क्यों, ये जो लॉ में लकूनास मौजूद थे, क्यों लेजिस्लेशन, हमारे पास अपर हाउस भी है, लोअर हाउस भी है, क्यों लेजिस्लेशन को इतना मजबूत नहीं किया जा सका कि जो स्टेट के तमाम तर पिलर्स हैं वो अपनी ही डोमेन में एक्सरसाइज कर सके अपनी पावर्स को? क्यों इधर उधर दोनों रोटेट होते रहते हैं? कभी ये डोमेन उठ के ये पिलर दूसरे पिलर में इंटरवीन करता है, और इसी से तो मामलात खराब होते हैं। आपको याद है कि पाकिस्तान की तारीख में 73 साल में आइन का उलिया बिगाड़ने वाले डिक्टेटरों ने, और उस आइन को जब भुट्टो शहीद ने लाया मुश्तरिका पूरा सब पार्टियों के साथ मिलके, और उसको 18वीं तरमीम के जरिए पीपल्स पार्टी ने सीधा किया। और फिर मैं आपको ये भी चैलेंज करके बोलता हूं कि जितने कानून साजी पीपल्स पार्टी के दौर में भी है, ह्यूमन राइट्स एक्ट जिसमें खुद एज ए एनजीओ में बैठा हुआ था जब जरदारी साहब साइन कर रहे थे, तो ह्यूमन राइट्स एक्ट 2012 पहली मर्तबा तारीख में जरदारी साहब के दौर में। उसके अलावा मैं 1000 कानून का हवाला दूं, सिंध में जितने कानून साजी हुए, मैं ये भी दावा करता हूं किसी सूबे में नहीं हुई है। तो आप ये नहीं कह सकते पीपल्स पार्टी के दौर में कानून साजी नहीं हुई। वक्फा लेंगे, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सवाल पूछेंगे कि कुछ ही दिनों में मजीद इस्तीफों की बात हो रही है, और ये जवाब भी मुझे दोबारा उनसे लेना है मंदोखेल साहब से कि अगर इस्तीफा दे दिया जाए, क्या वो दोबारा एक्सेप्ट हो सकता है या नहीं? आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे जो इस्तीफे हैं उनके ऊपर, कि इस्तीफे अगर, और सवाल था मेरा मंदोखेल साहब के लिए कि अगर इस्तीफे एक दफ़ा दे दिए जाएं तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से जो कि इस वक्त अपोजिशन में मौजूद हैं, और वो ये कह रही हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हम अपने जो है इस्तीफे देंगे, तो क्या वो दोबारा रिवोक हो सकते हैं मंदोखेल साहब या नहीं? मैं ब्रेक से पहले भी जवाब दे चुका हूँ कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने मीडिया के सामने कहा है कि हमने इस्तीफे दे दिए तो चार्ट के, उसने तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा किया है, चार्ट के दोबारा नहीं लेंगे ना, पहली बात। नहीं, वो तो आप उनका स्टेटमेंट बता रहे हैं ना, मैं कानून की तरफ। कानून ये है कि अव्वल तो ये इस्तीफे पार्टी के कायदीन के पास जमा होंगे, स्पीकर के पास नहीं है। ठीक है। फिर अगर स्पीकर के पास भी जमा हो गए, जैसे स्पीकर के पास क्यों नहीं होंगे जमा? नहीं, अगर हो गए, अभी होंगे, वो भी होंगे, जारी बात है। ये तो अभी तो अपनी अपनी पार्टी के कायदीन के पास जमा होंगे, फिर ये सारे उठा के मौलाना साहब को देंगे। जब धरने की सूरत है तो मौलाना साहब करेंगे हमारे साथ। हाँ भी, अब आपकी 3 वजीरों ने, आपकी 3 नून लीग ने कल कंफर्म की, आपके 3 वजीरों ने जो है ना वो राब्ता की, उन्होंने कहा भाई पर मतलब डील करते हैं ये तो पहले रेडी, ये तो डील कई पैदावार है ना पूरा। अच्छा, अब ये है कि जब स्पीकर, क्या नवाज शरीफ साहब डील की पैदावार नहीं है? देखो, एक बार नहीं, बार-बार मुझसे अपनी पार्टी को पूछे। अच्छा, ठीक है, मुझसे अपनी पार्टी को पूछे, मुझे किसी और की कब्र में नहीं जाना है। मैं सिर्फ नहीं कहूंगा कि जब पीटीआई ने डायरेक्ट स्पीकर को इस्तीफे दिए, मैं आप कानूनी बात आपको बता रहा हूँ, तो भी स्पीकर ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। नून लीग का स्पीकर था कौमी असम्बली का, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप आ जाओ मेरे सामने, पर्सनली तस्दीक करो। ठीक है, यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जब ये मूवमेंट बनेगी, और अभी 13 तारीख तो ज्यादा दूर नहीं है ना, 2 दिन बाकी है, तो 13 की जलसे में इनको पता चल जाएगा। फिर 27 तारीख में बीबी शहीद की बरसी के मौके पे जो पीडीएम का जलसा है, उसके बाद जाके इस्लामाबाद में धरना होगा। जब धरना होगा और लाखों की तादाद में वहां लोग आएंगे, बैठेंगे, तो ये सारे इस्तीफे उसी दौरान जाके स्पीकर के हवाले करेंगे। और स्पीकर के हवाले से अगर स्पीकर ने उसी तरह शर्त जाहिर की है, तो मैं कहूंगा एक जाला अप्रूव कर दिया उन्होंने, तो
भाई तो आप इलेक्शन होगा फिर आगे तो का प्रोसेस बता तकरीबन दीजिए। तकरीबन कोई 300-350 सीटें हैं जिसमें इस्तीफे देंगे। ठीक और है। फिर एक और बात रिन साहब की, फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या हाँ होगा? नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि इतनी बड़ी तादाद में ज़मनी इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की और मौजूदा कठपुतली की बस की बात नहीं होगी। नंबर अच्छा। वन बात। लेकिन इमरान खान साहब तो इसकी कॉन्ट्री बात कर रहे हैं। नहीं, वो उससे कह रहे दो हैं कि बातें हैं। पीटीआई मजीद मजबूत हो जाएगी। हाँ तो यू टर्न मारने का फिर कर देगा, फिर आप बोलेंगे यू टर्न मारने क्या कर सकते हो, फिर वो कहते हैं मुल्क की मुफाद में किया। अब इमरान खान की बात, कल उन्होंने जो जर्नलिस्ट सीनियर जर्नलिस्ट, आपको तो नहीं बुलाया, सीनियर जर्नलिस्ट को जो बुलाया उन्होंने, और बुलाना तो आपको चाहिए जो आप तो बड़ी साइड ले रहे हो। एक वक्त होता है, एक वक्त होता है, अभी ठीक है। हमारा वो पहले वक्त नहीं है। अभी आपका वक्त नहीं है, ठीक जी। है। तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि अगर उन्होंने इलेक्शन किया है, अगर उन्हें इस्तीफे दिए पीडीएम ने, तो हम री इलेक्शन कराएंगे। और पीटीआई के कुछ दोस्तों ने भी मुझे बताया कि हम तो चाह रहे हैं कि असम्बली तोड़ दिया, हम इसी ज्यादा अक्सरियत में आएंगे। ये बेचारे रिन साहब तो सादा आदमी है, वो जो शातिर लोग इनके आस पास जो चापलूसी लोग हैं, उनको बोले खान साहब आपकी इमेज बड़ी है जबरदस्त। उनको ये नहीं पता कि चीनी का भाव क्या चल रहा है, उनको ये नहीं पता कि आटा घी का भाव चल रहा है, उनको ये नहीं पता कि सोने का भाव चलिए, सब इनको नहीं पता। वो महल में रहने वाले फैसल वाडा टाइप के लोग, वो आगे पीछे उसको, वो खान साहब वाह वाह जी आपने ये कर दिया। सवाल मेरा कहना ये है कि ये जब तहरीक उठेगी, आप मुल्तान के जलसे में मौजूद था, जिस तरह रुकावटें उन्होंने डाल दी है, उसके बाद दिन 11 बजे जो है ना मोहतरमा जो माउन खसूसी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने आजादी दी है। ओ भाई आपने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, फिर जब मौलाना के डंडे को सुन के तो आप तो भाग गए। और फिर ये लाखों की तादाद में जब इस्लामाबाद या लाहौर जाएंगे और आपका डंडा बरदार जो है ना पुलिस उसका मुकाबला कर नहीं पाएगी। यहाँ पे जो है जाहिद अवान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो कह रहे हैं कि 11 जमातें हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, लेकिन वो जलसे नहीं कर सकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अकेले में किए। और वहाँ पे हमने अवाम जो है वो उनको भी देखा कि कितनी बड़ी तादाद में अवाम थी। तो इससे क्या वो उनको कॉन्फिडेंस है कि अगर इस्तीफे दे भी दिए जाते हैं, इलेक्शंस हो भी जाते हैं, तो फिर उनके लिए कोई खतरा नहीं है? देखें, मैं ये कहूँगा इसके जवाब में कि खान साहब ये बात तो कई बार कह चुके मीडिया पे आके कि ये क्या जलसे इतनी जमातें मिलके कर रही हैं, इससे बड़े बड़े जलसे तो हमने अकेले ने किए। तो मेरा इस बात का ये दुरुस्त है, मेरी इस बात का ये जवाब है कि आज अवाम को जो महंगाई भुगतनी पड़ रही है, उन्हीं जलसों की वजह से भुगतनी पड़ रही है। जो स्टील मिल के वर्कर्स आज रोडों पे रुल रहे हैं, यही खान साहब के जो असद उमर साहब हैं, उन्होंने जो वादे किए थे, और खान साहब ने कितने, यही मैं कह रहा हूँ, बता दीजिए कितने नंबर्स, कितने नंबर स्टील मिल के आप मीडिया पे देखें, उनके ये चला नहीं है आके के उन्होंने कहा मैं अपनी, उस हिसाब से जो हमने धरना देखा उस हिसाब से तो अभी पीडीएम के मैं जलसे की बात करता हूँ। अगर हम नुकसान की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनके प्रोटेस्ट और जलसों ने मुल्क को नुकसान दिया, इकोनॉमी के ऊपर असरअंदाज हुआ। तो अब वो तो पिछली बात है, अब की बात करें तो अब अपोजिशन जमातें नुकसान दे रही हैं। देखें एक रिवायत जब डलती है ना, तो उसको हमारा कंट्री के लोग इतनी अवेयरनेस अवाम नहीं रखती, उसको फॉलो करती है। ये रिवायत तो खान साहब ने रखी है ना। अच्छा खान साहब, मैं मुझे प्लीज मौका दीजिए। लेकिन जितना टाइम उनकी गलतियां अपनी जगह पर हैं। आपने मेरे से जलसे की बात पूछी, मैं ये जवाब दूंगा, जितना धरने और जलसों में खान साहब ने टाइम किया है, या असद उमर साहब जितनी बातें करते थे और इन पे खान साहब इन पे सीना चौड़ा करके गवर्नमेंट में आए, ये टाइम अगर खान साहब थोड़ा अंदर इदारों में लगा लेते कि मामलात पाकिस्तान के खान साहब के पिछली गवर्नमेंट में भी थे, मालूमात नहीं करते, तो फिर इतनी बड़ी बातें क्यों की? हम 24 दिन में ये कर देंगे, 100 दिन में ये कर देंगे, जब उनको नॉलेज ही नहीं थी अंदर के। अब वो क्यों कह रहे हैं कि जब अंदर आए, आने से पहले ब्यूरोक्रेसी अलग होती है, और अगर हम ब्यूरोक्रेसी को देखें, ब्यूरोक्रेसी में तमाम तरह तो खान साहब और उनके जो वुज़राए पाकिस्तान से बाहर तो नहीं रहते थे अलविना, देखें वो इसी मुल्क में रहते थे। इतने साल से करप्शन हो रही है और ये पास की पार्टियों पे है, तो फिर खान साहब उसको कवर करते हैं ना बजाय जलसों के। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि इक्तदार में आने से पहले का जो होमवर्क होता है वो डिफरेंट होता है, जबकि इक्तदार में आने के बाद जो है चीजें जरा ज्यादा कैटेगोरिकली क्लियर होती हैं। इस पर जानते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे जो रिवायत डाली जाती है फिर अनफॉर्चुनेटली उसी को जो है फॉलो किया जाता है। लेकिन सवाल तो ये है कि अगर खान साहब के ऊपर ये ब्लेम्स हैं कि उन्होंने गलत रिवायत डाली, अगर बदतमीजी की सियासत की बात करते हैं तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक एलिगेशन लगता है, और अगर धरनों की और जलसे जुलूस की अगर हम बात करते हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एलिगेशन आता है। लेकिन सवाल ये होता है कि जो तमाम फिर बाकी की पोलिटिकल पार्टीज है वो तो काफी पुरानी है, वो क्यों फॉलो कर रही है? अगर ये गलत काम है तो इस पर भी जरा देखिए, पुरानी पार्टियों का तो मैं फेवर में नहीं जा रहा ना कि वो सही थे, वो तो थे गलत ना, उनको उन पे तो क्रिटिसाइज। देखिए अब बात लॉस हो रहा है ना, अब लॉस हो रहा है। देखिए ये मामलात इतने आसान नहीं है जितनी आसानी से हम सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों पे थोप देते हैं। और देखें ये बाहर मुल्क, कई ऐसे मुल्क हैं जो पाकिस्तान को स्टेबल होने नहीं देते। ऐसी ताकतें हैं जिनके एजेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल एजेंट्स हैं जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उनके एजेंट्स की शक्ल में बैक पे वो बैठे हुए हैं। तो बहुत ये मामलात हैं, इदारों में ऐसे लोग बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी में अब तक बाकियात हैं। खान साहब तो अभी 5 साल तो उनको चाहिए समझने में हमारे मुल्क को। अब आप देखें ये रिसेंट जो प्रेशर आ रहा है, आप कह रहे हैं कि समझने में चाहिए, तो फिर क्यों 2 साल में तमाम तर बातें तो 2 साल में तो उन्होंने अपनी हर बात से एक्सेप्ट किया, मैं ये गलती था, मैं इस गलती पे था, मैं गलती एक्सेप्ट, यानी तजुर्बे ही कर रहे हैं ना उनके। यानी पाकिस्तान की सियासत में सच नहीं चलता, आप ये कह रहे हैं? सच और नाअहली 2 अलग चीजें। खान साहब सच बोल रहे हैं, इससे मेरी 2 राय नहीं है। आप ही की गुफ्तगू से मैं बात निकालूंगी। आप खुद कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी है और बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी भी जो है कोलैबोरेशन होती है। खान साहब जब अब हुकूमत में आए हैं तो वो कैटेगोरिकली पॉसिबल नहीं है। 2 साल ठीक है अलवीना, ठीक है, तो 2 साल इनको फिर ये लड़ाई रिवेंज की सियासत छोड़ के इदारों को समझना चाहिए था ना मामलात को। अब देखे मिल बैठ के बात होगी। देखे पाकिस्तान के लिए सोचना, अगर कोई बात नहीं करनी तो वो खान साहब ने वो इस हद तक वो जा रहे हैं अपने उनके बयान सोचे ना। खान साहब के बयान देखे कि मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़े तो आप हो मैं हूं। अब वो भी एक 2 गुजार चुकी है, एक बड़ी पार्टियां हैं 2। जब इस तरह आप किसी को कहेंगे पैसे खाए ना, दे दे थोड़े से वापस मुल्क को। अब उन पे फिर वही बात करूंगा कि इदारे ऐसे अंदर मामलात हैं, हमारे कानून में इतने सुकुम है कि वो प्रूफ नहीं कर सकते ना। अब इसको देख लें नैब के इदारे को, अब तो लोग उल्टा सियासतदान नैब का हिसाब मांगने लगे और वो हकीकत है, वो हकदार है। इसलिए कि नैब अगर अपने हक पे है तो नैब उसके फैसले क्यों नहीं करती? एक बंदा मुजरिम है, नैब उसको 18 महीने 2 साल वो लटका क्यों रही है? उसका तो पॉलिटिकल कैरियर, उसके खानदान का कैरियर तो तबाह हो जाता है, बाद में कोई प्रूफ नहीं मिलता है उसको, नैब को। रिन साहब, FBR की बात करें, FIA की बात करें या बाकी इंस्टीट्यूशंस की बात करें, सब पर यही एलिगेशन आता है कि ऑटोनॉमी नहीं है। ये क्यों आखिर? वरना अगर हम देखें तो वो टेक्निकली तो ऑटोनॉमस इदारे हैं ना, फिर क्यों एलिगेशन लगता है? क्या आप लोग कहीं ना कहीं उन पर असरअंदाज हो रहे हैं या आप लोग का कंट्रोल ही नहीं है, रिट ही नहीं है? पहले तो मुझे आपकी इस बात पे ऑब्जेक्शन है, आपने कहा बदतमीजी की सियासत कहती है ऑपोजिशन, कहती है कि आप लोगों ने मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ जी। बदतमीजी की सियासत PTI ने नहीं की, PTI ने हमेशा शऊर देने की सियासत की। अच्छा, एक सोई हुई कौम जिसके नौजवान को कुछ पॉलिटिक्स। इस वक्त जो वजीर आजम साहब के लिए जिस तरीके से बात की जाती है, क्योंकि हमारे हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, मेरी 2 अहम पॉइंट ठीक है, मैं सवाल मुकम्मल कर लूं, आप डेफिनेटली कर लीजिएगा। रिन साहब, जिस तरह अगर हम हेड ऑफ द स्टेट की बात करते हैं तो अगर हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस जितने भी हों, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट का नाम तो रिस्पेक्ट से लेना चाहिए ना। तो उस वक्त वो ऑपोजिशन कहती है बदतमीजी की सियासत। भाई ने कहा 18 अमेंडमेंट बड़ी अच्छी बात है, 18 अमेंडमेंट। आपने परसों मुराद अली शाह का बयान पढ़ा है कि हम टैक्स इकट्ठे नहीं करेंगे। क्या 18th अमेंडमेंट में एक चीफ मिनिस्टर को किसी और चीफ मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि हम फेडरल गवर्नमेंट ने जो अकॉर्डिंग 18th अमेंडमेंट वजह भी तो बता दो, टैक्स रेवेन्यू वजह भी बता दो। मैंने खुद सुना है टीवी पे, वजह भी बताओ किस बात पे कही वो नहीं। अच्छा, क्या हम टैक्स रेवेन्यू इकट्ठे नहीं करेंगे? ये तो एहतराम है इनका कॉन्स्टिट्यूशन का। आपने कहा इमरान खान नेगोशिएट क्यों नहीं करते? कौन सा 11-12 लीडरों में क्लीन है जिससे बैठकर हम बात करें? इससे उसने कहा कि मैं हुकूमत छोड़ दूंगा, गवर्नमेंट छोड़ सकता हूं, लेकिन इन डर्टी माहौल वाले लोगों से मैं बात नहीं करूंगा। आए निगोशिएट करें। किस बात पे? NRO के बगैर। और बेटे कौम के इशू, अलीना आप प्लीज इतनी अच्छी एंकर हो के आप सोचे इश्यूज कौम की क्या है? आइन है जो भुट्टो साहब ने आइन बनाया, महंगाई नहीं है ना, बहुत सारे मुझे बात करने इश्यूज है ना। आइन पाकिस्तान भुट्टो साहब ने बनाया, क्यों आइन में लिखा नहीं है कि किस तरह हुकूमत चली जाएगी?
आप 12 साल हुकूमत करें, आप 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे। यूसुफ रजा को किस चीज पे निकाला गया था? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप कोर्ट स्विस उनके हुकूमत जो केसेस हैं वो टीडैप के ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के, वो भी बहुत बड़े केसेस वही और अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रोसीडिंग्स इतनी लंबी हो जाती हैं कि फिर वही मैं कह रहा, स्विस हुकूमत को खत लिखे, उन्होंने नहीं लिखा। आज मैं कल किसी टॉक शो में बता रहा था, क्या जब क्रिकेट टीम खेलती है 4 खिलाड़ी आपके जल्दी आउट हो जाएं तो आप बोलेंगे मैच खत्म? भाई एक सिस्टम है। अच्छा 12 के आप बोलने नहीं देते हैं, मेरा ख्याल है आप 12 खिलाड़ी आउट करा के फिर वो लगे। आपको बहुत शौक है, तो लोगों को काल उतर जाएगी। मुकम्मल कर तो लेंगे भाई को कंट्रोल करेंगे। ये पीपी वाले आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। एक सिस्टम होता काल उतार दे है, लोगों 4 साल 5 साल एक हुकूमत तो आपको दी गई है। हाँ, 5 साल के बाद अगर हम आपकी अदालत में बैठकर आपको हिसाब ना दें, हमने अच्छा किया बुरा किया, कौम को हक है वोट देने का या ना दें। आपने कहा स्टील मिल का जो बर्बादी किसने की है? मैं सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज रहा हूं, मेरे अंडर में स्टील मिल रहा है। उस वक्त 18 बिलियन नफे में था। कौन से दौर में? ये अपना 11-12 में ये जो आया एक किसका दौर था यार? मेरी बात आज बताओ, पीपल्स पार्टी की थी। अफसोस है आप पे, ये भी तो बता दे, लिखे पड़े आदमी तारीख तो बता दो। आप बता दो, आदाब ये सच बोलना। चले ठीक है ना, आधी बात नहीं करना। अब रिबटल दे दीजिए। आप वैसे आधी बात क्यों कर रहे हैं ना? 11-12 तो बता दो पीपल्स पार्टी के दौर में। जज के सामने नहीं, ये तो बता भाई वो कहता हूँ, अगर जज के सामने कोई गलत बात करता तो हम बीच में इंटरफेरेंस करते हैं। यू आर ऑर्डिनरी एडवोकेट, बिल्कुल हो रही है। यू आर नॉट जज। मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त 8 बिलियन से तबाही पे जरदारी से उस जिस बात की मैं करना चाहता हूँ वो तो ये सुनने को नहीं थे। उस प्रॉफिट वाली इंडस्ट्रीज को जरदारी साहब के दौर में 16-17 अरब उस वक्त लॉस हो चुका था, बंद उस दौर में हुआ। और जरदारी साहब के ऊपर जो किकबैक्स का मामला था, वही उस वजह से बंद हुआ। बता दे, पॉइंट बता दे, मुंह में डाल दे, डाल दे, फिर मैं बीच में नहीं बोलूंगा। बोल देना, मैं आपकी आप कागज पे लिख के दे दे, थोड़ा सा सब्र आप कागज में लिख के दे दे उसको जो बात कहना चाह रहे हो। वो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज रह चुके हैं, उनको बताने उसको नहीं पता, आपको पता है। आप नहीं, आपसे ज्यादा मुझे पता है। वो आपके मुंह में डालना चाह रही है। ब्यूरोक्रेसी में उनका बहुत अहम रोल रहा है, उनको अच्छा, मैं आऊंगी आपकी जानकारी। मुल्क का बेड़ा तो करके के ब्यूरोक्रेट्स हैं थोड़ा, तो आप लोग सुधार लीजिए। आजकल जो वकील फायरिंग कर रहे हैं, ये आदाब है इनके, जो टीवी डेली दिखा रहा है, कोर्ट में जाकर जजों को जूते मारते हैं, फायरिंग कर रहे हैं, ये तो आपकी ट्रेनिंग। और आपने तो कपड़े लटकाए, आपसे कौन बात? आपने तो कपड़े लटकाए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। मुझे आपने पता नहीं है मंदोखेल साहब, बहुत मुश्किल। ऐसा नहीं होगा, आप बीच में उसको आप कागज लिख के दे दे, बता दो। भाई मुझे पीटीआई के 2 लोगों से मुकाबला करना पड़ रहा है, एक आप और एक ये रिंस आप। अच्छा चलो, मैं तो आपसे सवाल 2 मिनट अपने वॉल्यूम भी कम करो और आवाज अपनी पार्लियामानी जबान। आवाम का सवाल पूछे, चीनी गंदम, अरे भाई वो रिपोर्ट कब पब्लिक करेंगे? चलिए रिंस साहब को तो बोलने दीजिए आप दोनों। जो इश्यूज आपने 18th अमेंडमेंट वो भूल रहे हैं आपको। वो बात के अवाम को 18th अमेंडमेंट की जरूरत अभी ये भी सुने, जो महंगी चीजें मर रही है। अगर ठीक सही रूस से होती तो फिर क्या ही मतलब पहले आप ना बोले, इनको जवाब देने दो यार, बोलने दो ना, बोलेंगे ना वो। चले इसको किसने वकील बताया? मैं ही आपको बता रहा हूं। पेशेंस नहीं है, देखिए वकील मैं फ्रेंकली मैं आपको शूज मैंने आपको बताया ना कि ट्रेनिंग जो 1 हफ्ते से चल रही है कोर्ट के सामने, जो फायरिंग कर रहे हैं, जजों को मार रहे हैं, हम वो नहीं है। ठीक है, अब बात ये है भाई, बोले मेरा टाइम भी उसको दे दे अगर इतना शौक है, लेकिन आपने बुलाया तो इशू तो सुने ना। जी। हम वेलकम करते हैं मौलाना फजल रहमान को, आए हमसे बात करें, लेकिन इन 11 में से हमें बताएं तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? ये जो चूचू का मुर्गा एक बैठा हुआ है, बिलावल तो अंडर ट्रेनिंग है। वो बिलावल साहब, पीपल्स पार्टी कहती है कि बिलावल साहब नहीं, वो आज क्लियर हो गया, आज क्लियर हो गया, आज क्लियर हुआ, मौलाना फजल रहमान बनेंगे। मौलाना साहब ने तो प्रेसिडेंशियल नहीं आज अब देखें अलीना, ओवरऑल देखें, एक तबाही वाला मुल्क में मिला, बर्बादी वाला हुकूम। अगर इमरान पे कल करप्शन का इल्जाम लगे, इनका हक है उसको जेल में डाले, पूछे भाई आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप क्या जवाब दे रहे हैं? हम बोलते हैं आपने करप्शन की, आप कहते घी महंगा है, आटा महंगा है। भाई वो ओवरऑल कोरोना की वजह से पूरी इंटरनेशनल मार्केट्स में एक क्राइसिस है। क्या ईरान और पाकिस्तान के प्राइसेस बेच करो ईरान सस्ता है, इस वक्त इंडिया सस्ता है? तो इस हालात में इनको सैलरी को भी पीडीएम को हमारा एक मशवरा है, बिल्कुल मशवरा है। ठीक है, नेशनल डायलॉग की जरूरत नहीं लगती आपको? बिल्कुल है, क्योंकि मामलात और हालात हम देखते हैं। एक दफा हमने कुछ दिनों कबल ये भी देखा था कि ऑपोजिशन जमातें कह रही थी कि वी आर इंटरेस्टेड फॉर डायलॉग, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब अगर बात करेंगे तो उसके बाद दोबारा फिर -1 कल भी
इमरान ने सहाफियों को कहा कि करप्शन एनआरओ के बगैर नेशनल इशू ये थोड़ी है। फॉर गॉड सेक, भाई को दोनों को भी मैं कह रहा ठीक हूँ, है। अगर नेशनल इशू महंगाई है, आओ बात करो। ऑपोजिशन जमातों का जो रोल होता है वो तनकीद करना होता है, लेकिन एक हेल्दी क्रिटिसिज्म। अलीना, मैं- क्या आपको लगता है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अवामी मसाइल एड्रेस हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल नहीं, करप्शन की कहाँ बात हो हो रही है, जितने इदारे ठप हो चुके हैं, जहां पे फ्लॉज मौजूद है लेजिस्लेशन की, कहीं पे कोई बात ये तो दोपहर को जो खाना खाते हैं ना जलसे के दिन, हलवे पुलाव जो खा के आके फिर जलसे में आके अलवीना मैं- माइक लेके निकले मैं ना, आऊंगी, मैं आगे ये मार्च कामयाबी इस नाकिस पॉलिसी की आपसे वजह 30 से हो सेकंड रही लूंगा, है। 30 सेकंड सिर्फ लूंगा। नहीं, ऑपोजिशन का भी जो रोल है वो भी तो प्ले करे ना, प्ले जाके कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन का बताएं कि भाई आपने आवाम प्रोजेक्ट की क्यों दुखी कंप्लीट अच्छा, रग किया। को 30 दुखी सेकंड रग पे हाथ रख दिया है पीडीएम ने, अपोजिशन ने। कि अगर पीडीएम के इस जलसे से कौम के मसाइल हल हो रहे हैं, करें, को इजाजत है। कोरोना फैलाएं, बिस्मिल्लाह, और वापस जो इस्तीफाएं होंगी इंशाल्लाह 31 के बाद इसी आपके टॉक शो में ये इस्तीफे जेब में होंगे और डील होगी। अच्छा। और गिव एंड टेक के लिए मौलाना आएगा। डील कौन करेगा जरा? अरे यार, आप बात को डील तो आप करेंगे ना अपनी जान छुड़ाने के लिए। सो इंशाल्लाह कोई इनके इस पीडीएम के जलसों से हमें कोई खतरा नहीं है। हम तो अगली 5 साल सोच रहे हैं। ये तो अल्लाह के दरवेश लोग हैं ठीक है। जो कहते हैं कि किस तरह ठीक है। चलेगी। यहाँ पे अब मैं मंदोखेल साहब की जाने बढ़ूंगी, लेकिन सवाल आपने इनका रिबाटल भी दे दीजिएगा जो तमाम तरह आपने पॉइंट्स देने थे, और ये भी सवाल रेज करती चलूंगी। जब हामिद मीर साहब जितने लोगों के ऊपर केसेस होते हैं, कल रात को भी वो बात कर रहे थे और वो कहते हैं शर्म आनी चाहिए हुकूमत को, आपने फिजियोथेरेपी के लिए जो एहसन इकबाल साहब को नहीं जाने दिया, उनका हाथ टेढ़ा हो गया। तो उस वक्त जो सीनियर सहाफी इस तरीके से इस तरह जब साइड ले रहा होता है और सवाल रेज नहीं कर रहा होता, तब तो आप लोग, क्योंकि सीनियर होते हैं ना, उनके सामने आप उनको क्वेश्चन नहीं करते। मंदोखेल साहब अब जरा ऐड कर लीजिएगा इसमें। देखिए, पहली बात, आप बात में गलतफहमी के शिकार हो जाती हो। अच्छा, पीडीएम के सवाल मुझसे पूछो, मुझसे पीपल्स पार्टी का नहीं, पूछ। पीडीएम में कितनी जमातें ठीक है हैं? ना, आप- मेरा आपकी भी मेरा तो है ना? मैं जवाब दे नहीं हूँ किसी का, ठीक है। अच्छा, मैं पीपल्स पार्टी आपकी का तो हूँ। एला है ये ना? हलवे हाँ, मैं वाला पीपल्स नहीं पार्टी है, का ये हूँ, ठीक है दूसरा ना। है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग जमात कौन सी है पीडीएम में इस वक्त? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौन है ना, आपको और पता बाकी है। की 10 जमातें साथ में। ठीक है, देखो वो 10 जमातें तो जो ना, आपके ऊपर वो responsibility देखो आयद होती वो है। 10 जमातें हैं। मैं तो जायद अवान साहब को भी कह रहा हूँ कि आप पीडीएम में क्यों नहीं है, आपकी पार्टी भी आनी चाहिए, बड़ी पार्टी है माशाल्लाह, अच्छे स्ट्रेंथ है उनकी, मैं जानता हूँ उसको। अब पहली बात ये है कि जो भाई बार बार 10 साल बाद से, ये तो आज पता चला स्टील मिल सेक्रेटरी रखे हैं, अभी तो करप्शन की इनकी भी दास्तानी खुलेंगे, ठीक है ना। ये शो में बड़ा बच्चर स्टील मिल अगर गर्क हुआ है तो ये इसमें बराबर के शरीक खुद बता रहे हैं। क्या मैं बात सेक्रेटरी कर रहे हैं हूं। आप? ये कह रहे हैं मैं सेक्रेटरी रह चुका हूँ, मेरा अंडर रह चुका है। अब ये सुन लिए नेब वाली इस वक्त मेरे। अच्छा। दूसरी बात ये कि जो बात 12-12 साल हमें गिनवा रहे हैं, आपको पता है कि पुख्तनख्वा में इनके 7 साल से हुकूमत है, और अभी पिछले हफ्ते 7 अफराद जहां से 2 बेटे हैं, इनकी नाकिस नाइली से और जलसे कौन कर रहा था? अरे केसेस अनिला कैसे सुन, बढ़ रहे अरे थे? अनिला अब मुझे बोलने इधर देना। पूरे थर के लोग भूख से मर रहे हैं। अरे अब खामोश हो जाए, थर के अब भूख आप से। बोलने देना मुझे। अच्छा, अब आप इनको नहीं बोलते ना मंदोखेल साहब। ठीक है। अब वो 7 अफराद ऑक्सीजन न पहुंचते। अब बताओ, इतनी बड़ी बढ़के मारा था डांस पार्टी में 126 दिन की, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 7 अफराद जहां से दुबई, और सबसे बड़े शहर पेशावर की बात करो, मैं कोई वो बन्नू और उनकी बात नहीं करो। कहाँ हुए मंदोखेल साहब? अच्छा, आपके? मैं मेरी सवाल के मैं इनकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, ये नेब की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अभी पिछले हफ्ते, उन्होंने कहा जुल्म है 90 डेज की रिमांड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नेब के चेयरमैन को ने एक वीडियो दिखा दी खातून का, और उसके जरिए उसको ब्लैकमेल किए, मगर वो भी डटा हुआ आदमी है। वो किसके ऊपर इल्जाम था? किसने करवाया? नेब के चेयरमैन। मैं कहता हूँ बेनिफिशियरी कौन था? ये सब जो हुआ उसका बेनिफिशियरी कौन ये था? हुकूमत के चैनल भी हुआ है, हुकूमत के जो एडवाइजर था प्राइम मिनिस्टर। बेनिफिशियरी कौन था उसका? जी सारी वीडियो आई मंजर आम पर, और उनका इमेज जो है वो सामने आया। बेनिफिशियरी तो आप उस खातून को या उसके शोहर को, मुझे उस केस का नहीं पता। ऑपोजिशन जमातों में से देखिए, नहीं थे? नहीं, मेरी बात सुनो। उनका रोल ही कंट्रोवर्शियल हो गया ना? मुझे अलीना, मुझे बोलने तो देना। अच्छा। वीडियो आई फांसी की, लफ्ज मैं इस्तेमाल करूं, फांसी की, नेब के चेयरमैन की। जरा सा भी उसका अंदर शर्म होता, वो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है, वो रिजाइन कर जाता कि यार मैं ब्लैकमेल नहीं हो रहा, मैं छोड़ देता हूं। लेकिन वो बेशर्मी से बैठा हुआ आज भी, और मुझे नहीं, छोड़ तो देना, हमें क्या पता जिसके पीछे हम जा रहे थे, गाय वो बेले वो गाय निकला वाला आपने बनाया। अच्छा सुन, हाँ, हमने तो एसएचओ भी बहुत सारे बनाए, करप्ट निकले, वो अलग बात है। आपको भी सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी ने बनाया होगा, अभी निकलेगा आपका भी शजारा। अच्छा, अब सुन लिया दूसरी बात, जरदारी का चीज़ हो गई, निकलेगा, ये स्टील मिल के बराबर है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है, पीपल्स पार्टी के दौर में, जरदारी साहब के दौर में
एक पाकिस्तानी का रुपए 800 अफगानी के बराबर था, 800 अफगानी करेंसी। आज आपको पता है पाकिस्तान का 2 रुपए 16 पैसे और 1 अफगानी। ये कह रहे हैं ईरान को देखो, ये देखो, अफगानिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं। 2 रुपए 16 पैसे अफगानी आज का रेट चल रहा है एक अफगानी के बराबर में, ठीक है। बांग्लादेश का अलग चल रहा है। उसके अलावा ये जो बात कर रहे थे मुराद अली शाह का कि उसने कम टैक्स नहीं देंगे, मुझे नहीं पता वो बयान उसने किस तरह कलेक्ट नहीं करेंगे वो जो, क्योंकि हमारी जो NFC अवार्ड के तहत हमारे जो पैसे वो नहीं दे रहे, उसमें नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये, मेरा पिटीशन चल रहा है आइलैंड को जिन्होंने ग्रेटर पंजाब बनाने की कोशिश की है, बलूचिस्तान की और सिंध की साहिल को कब्जा करने के लिए, वो मेरा पिटीशन भी चल रहा है 3 लोगों के ऊपर। गवर्नर साहब जो हैं, वो छोड़ो, गवर्नर को मेरी बात सुनो, वो कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और वो खास तौर पे सीएम सेंसस पर बात करेंगे और एनओसी की भी उन्होंने बात की तो पहले निकाल दी है, ठीक है। लेकिन सुन लेना, वो ये कह रहे हैं कि एनओसी, मैंने उनसे सवाल किया था, मैंने सुना था आपका इंटरव्यू जी, तो वो कह रहे थे कि एनओसी जो है, जिस मामले के लिए मैंने उनसे ये भी पूछा कि नासिर हुसैन शाह साहब कह रहे हैं कि एनओसी किसी और मामले के लिए थी और आपको कुछ और करने जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं उसी के लिए ली थी जिस काम के लिए काम के लिए? वो कह रहे हैं, अब जाहिर है वो डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, डेवलपमेंट के लिए। अब वो आगे से एक और बात सुन लेना, वो आगे से वो कहते हैं कि जितने भी ग्रीवेंसेस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उसमें कुछ अच्छे, मतलब पॉजिटिव और मैंने सुना इंटरव्यू, तो वो हम लोग जो है वो जरूर एड्रेस करेंगे। मैंने उनसे ये भी पूछा कि कौन सा कानून किसके ऊपर सुपरसीड करेगा, इसका जवाब उन्होंने मुझे नहीं दिया कि क्या आपकी जुरिस्डिक्शन बनती है और आप लोग का उस पर कहना दुरुस्त है, या फिर जो वो ऑर्डिनेंस के जरिए आर्टिकल 172 में क्लियरली कहता है कि जो समंदर जिस सूबे से टच होते हैं उनका जुरिडिक्शन उनका एरिया होता है। लेकिन वो मैरीटाइम एक्ट अच्छा, मैं एक चीज नहीं कोई नहीं कर रहा है, मेरे पिटीशन चल रहा है, फैसला हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने उन पिटिशनों में ये बयान दिया था कि हम कोई डेवलपमेंट वर्क, कोई कार्रवाई आगे नहीं करेंगे, ये बयान देते हुए ये अभी लास्ट महीने की वो ऑर्डर है, ठीक है। तो मैं अर्जेंट एप्लीकेशन कल लगा रहा हूँ इस हवाले से। और फिर गवर्नर का आपका मैंने इंटरव्यू सुना था, उसने बोला हम पीपल्स पार्टी की यासीन हुकूमत के खदशात दूर करेंगे, और पीपल्स पार्टी ने यासीन हुकूमत ने जो लेटर इसको इशू किया तो वफाकी हुक्म, वो आपको पता हो, गवर्नर से पूछा होगा आपने, वो उन्होंने वापस विड्रॉ कर लिया। उस लेटर के तहत ये लिखा हुआ था कि आप अगर डेवलपमेंट काम करना चाह रहे, जारी वजह पाकिस्तान कैसा है आप करो। कल कई दिन के वजीर आजम ने बयान दिया है कि बंडल आलन तो वफाकी हुकूमत की मलकियत है। कल का पूरे मीडिया के सामने का मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ। ये लोगों ने ग्रेटर पंजाब बनाने की कोशिश की। वो ये भी बार बार जो रिबाटल भी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, उस पे वो उनका जो क्रक्स थे वो ये कह रहे हैं कि फायदा सिंध हुकूमत को ही होगा, डेवलपमेंट हो जाएगी। हमने ब्लू इकोनॉमी में लेकिन एक सवाल, गवर्नर भी झूठ बोल रहे हैं, इनके क़यादत भी झूठ बोल रहे हैं। एक सवाल सिंपल आपसे इसका जवाब दे दें, हमारे मुल्क में कोस्टल लाइंस आप देखें, क्यों ब्लू इकोनॉमी के ऊपर हमने कभी फोकस नहीं किया? दुबई एक छोटा सा, जिस तरह एक आप देखें ना, डिफरेंट 7 स्टेट्स कंबाइन हुए, कितना फिशिंग के ऊपर काम हुआ। अब अगर एक ब्लू इकोनॉमी के ऊपर पाकिस्तान में फोकस हो जाता है, बलूचिस्तान की तरफ देखें, सिंध की तरफ देखें, तो हम कितना ज्यादा अर्न कर सकते हैं, FDI अट्रैक्ट होगी, मुल्क के हालात बेहतर होंगे। जी कर सकते हैं, मगर किसी के घर पे, किसी की जमीन पे रातों रात ऑर्डिनेंस के जरिए आप कब्जा नहीं कर सकते। तो कल वज़ीर आज़म ने कहा हल कर लेना, कहीं पे आप लोग भी तो इनके साथ बात करें, आप लोग भी तो कहीं पे बात नहीं फिर मैं वही आपकी इंटरव्यू की तरफ आऊंगा। गवर्नर ने ये बात कही है कि पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत के जो खदशात हम दूर करेंगे, तो पहले खदशात दूर किए जाते हैं या पहले कब्जा किया जाता है? अच्छा, फर्क है ना। आप पहले बात करो, उसके बाद ऑर्डिनेंस निकाल। ऑर्डिनेंस क्यों निकाल रहे हैं आप? कौमी असम्बली बिल पेश करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे अगर आपको जेन्युइन है। सवाल ये कि इस हुकूमत की स्टील मिल की जो बाइनी आवाम साहब मिलकर 4,500 मुलाजमी निकाल दिए, मजीद 9,500 निकाल रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या ये कि मुलाजमीन को जो बाहर निकाला जाए, यही और जो भर्ती, और यही भर्ती, अच्छा उसी भर्ती की बात, अच्छा वो भर्ती सची हुई है, झूठी हुई है, ठीक है। लेकिन इसी असद उमर ने, इसी इमरान नियाजी साहब ने स्टील मिल के मुलाजिम वीडियो आपके सोशल मीडिया मौजूद, उसने बोला कि हम उसको अपने पांव पे खड़ा करेंगे, न कि खत्म करने का। क्विकली जरा ऐड कर मैं पहले तो बंडल आइलैंड की बात करता हूँ। आप इस टाइमिंग को देखें कि मुल्क किस हालात से गुजर रहा है और अपोजिशन पार्टियों में और गवर्नमेंट में और इदारों में क्या जंग छिड़ी हुई है, कौन सा पिलर आपके बकौल कहाँ घुस रहा है, कहाँ किसके इख्तियारात को अपना बाईपास करके सुपरसीड करके वो कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त ये करप्शन का एक नया बाब खोलने के चक्कर में गवर्नर साहब भी इन्वेस्टर लाकर, सर करप्शन कैसे होगी? आयरलैंड पे इन्वेस्टर आएगा तो वो तो FDI अट्रैक्ट हो रही है ना। नहीं कैसी बात आप करते
करती हैं। आप ये तो नहीं कह रहे कब्जा हो जाएगा? कब्जा नहीं होगा, लेकिन वो कह रहे उसको कोई कब्जा डेवलपमेंट नहीं के आएगा। लिए जो मामलात होंगे, पाकिस्तान में कोई यूरोप कंट्री तो नहीं है, ट्रांसपेरेंसी से इतने मामलात चलेंगे कि वो जो आप भी हक में नहीं है, ऐसे ही पड़े रहते बिल्कुल हैं। इस वक्त की बात कर रहा हूँ। इस वक्त जो पीटीआई गवर्नर इंचार्ज है शौकत खानम को पता है? पीटीआई के जो इस वक्त गवर्नर साहब हों, चाहे जो मिनिस्टर हों फेडरल के लगे हुए हैं, आप खुदा पे यकीन करें, पास से ज्यादा करप्शन हो रही है गवर्नमेंटों से ज्यादा। तो होगा ही नहीं आप जब सुन हर ले। जगह मसाइल हैं। अब सुन ले तो फिर अपनी सफों से उन करप्ट बंदों को। और ये गवर्नर पता है क्या, ये गवर्नर शौकत खानम का सिंध का इंचार्ज है और ये फंड बटोरने में लोगों से चंदा बटोरने में ये माहिर है। टाइम करो। पहले तो इसकी एनओसी सिंध गवर्नमेंट ने दी थी, कोई नहीं दी, मैं कॉपी लाऊंगा। वो डेवलपमेंट के लिए थी, कब्जा करने के लिए मुझे थी। वाइंड अप नहीं, गलत तो ना बात करेंगे। मैं आपको कॉपी दूंगा, कॉपी है मेरे पास, व्हाट्सएप पे पड़ा हुआ है। उसके बाद खत्म करना है। एनओसी, उसके बाद ऑर्डिनेंस आया। अगर इसकी पिटीशन पे सिंध गवर्नमेंट जीत गई तो मैं सलाम करूंगा कि भाई सलाम तो करेंगे आप बहुत मुझे। बहुत शुक्रिया, सबके पॉइंट्स आ गए मेरे पास। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया जाहिद अवान साहब, हमें पीएमए से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुल मोहम्मद रिन साहब आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखिल साहब, आपने हमें एज एन एनालिस्ट और एडवोकेट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा की हैसियत में ज्वाइन किया। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।